तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर वर्ल्ड नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 1995 में हमें देखने को मिली थी और भारी भरकम इसका बजट था। लोगों के द्वारा इसे एक तरह से पसंद भी किया गया था और इतना भारी भरकम बजट, लगभग 200 मिलियन का एक तरह से इसका बजट था। और तब भी ये मूवी उस दौर में हिट रही थी। तो ऐसी ही बेहतरीन मूवी ये है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। वाटर वर्ल्ड 1995 की अमेरिकी पोस्ट एपोकेलिप्स एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन केविन रेनॉल्ड्स ने किया है और पीटर रेडर और डेविड टूही ने सहलेखन किया है। यह रेडर की मूल 1986 की पटकथा पर आधारित थी और इसमें केविन कॉस्टनर ने अभिनय किया था, जिन्होंने चार्ल्स गॉर्डन और जॉन डेविस के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया था। इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म की सेटिंग दूर के भविष्य में है। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां पूरी तरह पिघल चुकी है और समुद्र का स्तर 7,600 मीटर 25,000 फीट से अधिक बढ़ गया है, जो लगभग पूरी भूमि को कवर करता है। फिल्म का कथानक एक अनाम एंटी हीरो द मेरिनर पर केंद्रित है, जो एक घुमक्कर है जो अपने ट्रिमरन में पृथ्वी की यात्रा करता है। उस समय बनी सबसे महंगी फिल्म वाटरवर्ल्ड को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली, जिन्होंने भविष्य की सेटिंग और आधार की प्रशंसा की, लेकिन चरित्र चित्रण और अभिनय प्रदर्शन सहित निष्पादन की आलोचना की। 1995 की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बड़े बजट की भरपाई करने में असमर्थ रही। हालांकि बाद में वीडियो और सिनेमा के बाद की अन्य बिक्री के कारण यह फिल्म लाभदायक हो गई। 68वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि श्रेणी में फिल्म को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म की रिलीज के साथ एक उपन्यासीकरण, वीडियो गेम और यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, यूनिवर्सल स्टूडियो जापान और यूनिवर्सल स्टूडियो बीजिंग में वाटरवर्ल्ड नामक 4 थीम वाले आकर्षण भी शामिल थे, जो सभी 2024 तक चल रहे हैं। कथानक 2500 में 4 समुद्र के स्तर में वृद्धि ने पृथ्वी पर हर महाद्वीप को पानी के नीचे निगल लिया था। मानव सभ्यता के अवशेष ऊबड़-खाबड़ तैरते हुए समुदायों पर रहते हैं, जिन्हें एटोल के रूप में जाना जाता है, जो लंबे समय से भूमि पर रहने के बारे में भूल गए हैं। समुद्र में कहीं एक शुष्क भूमि मौजूद हो सकती है, हालांकि कुछ लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। इसे एक मिथक कहते हैं। मेरिनर, एक अकेला घुमक्कर, अन्य आपूर्ति के लिए एक दुर्लभ वस्तु, डर्ट का व्यापार करने के लिए अपने ट्रिमरन पर एक एटोल पर आता है। जब स्थानीय लोग देखते हैं कि मेरिनर एक उत्परिवर्ती है, जिसके गलफरे और जालदार पैर है, तो कई लोग उसे घेर लेते हैं और वह आत्मरक्षा में एक को मार देता है। नतीजतन मेरिनर को कार्बनिक कीचड़ के एक गड्ढे में डूब जाने की सजा सुनाई जाती है। हालांकि ऐसा होने से पहले एटोल पर स्मोकर्स द्वारा हमला किया जाता है, जो एक छोटी लड़की एनोला की तलाश में समुद्री डाकुओं का एक गिरोह है। उनके नेता डीकन के अनुसार उसकी पीठ पर ड्राईलैंड का नक्शा टैटू है। एनोला की संरक्षक हेलेन आविष्कारक ग्रेगर द्वारा बनाए गए गैस बैलून पर उसके साथ भागने का प्रयास करती है, जो गलती से उसे छोड़ देता है, जबकि उसमें केवल वह ही सवार होता है। हेलेन ने मेरिनर को इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वह उन दोनों को अपने साथ ले जाए। तीनों स्मोकर से बचकर ट्रिमरन पर सवार होकर खुले समुद्र में चले जाते हैं। बाद में जब स्मोकर्स मेरिनर की नाव को खोजने के लिए एक सीप्लेन भेजते हैं, तो हेलेन उसे एक हार्पून से मार देती है। इसकी केबल नाव को नुकसान पहुंचाती है और फिर टूट जाती है, जिसके कारण मेरिनर हेलेन के बाल और बाद में एनोला के को सजा के तौर पर काट देता है। अपनी खोज के दौरान तीनों का सामना एक और ड्रिफ्टर से होता है, जिसे मेरिनर द्वारा गलत व्यापार के बाद मार दिया जाता है, साथ ही स्मोकर्स द्वारा बिछाए गए जाल और एक उत्परिवर्तित शार्क से भी, जिसे मेरिनर भोजन के लिए मार देता है। हेलेन का मानना है कि इंसान कभी जमीन पर रहते थे और वह जानना चाहती है कि मेरिनर ने अपनी मिट्टी कहाँ से इकट्ठी की।
घर में बनी डाइविंग बेल में वह उसे डेनवर, कोलोराडो के पानी के नीचे के अवशेष और समुद्र के तल पर मिट्टी दिखाता है, जो हेलेन के विश्वास को गलत साबित करता है। जब वे सतह पर आते हैं तो पाते हैं कि स्मोकर्स ने उन्हें पकड़ लिया है, और अगर वे एनोला को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, जो नाव पर छिप जाती है। स्मोकर्स एनोला को पकड़ लेते हैं और हेलेन और मेरिनर को मारने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि दोनों पानी के नीचे गोता लगाते हैं, जहां वह हेलेन को सांस लेने में मदद करने के लिए अपने गल्फरों का इस्तेमाल करता है। स्मोकर्स के जाने से पहले वे नाव को आग लगाकर नष्ट कर देते हैं। नाव के तैरते मलबे को देखते हुए मेरिनर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिकाओं का पता लगाता है और उनकी छवियों की तुलना एनोला द्वारा बनाए जाने वाले चित्रों से करता है, यह महसूस करते हुए कि वह ड्राईलैंड की वस्तुओं को बना रही थी। ग्रेगर अपने निर्देशित जहाज में नाव के धुएं का पीछा करते हुए हेलेन और मेरिनर को ढूंढता है और उन्हें पहले हमले के बचे हुए लोगों द्वारा बसाए गए एक नए अस्थायी एटोल पर ले जाता है। वहां से मेरिनर स्मोकर्स के संचालन के आधार पर डीकन का पीछा करने के लिए एक पकड़े गए स्मोकर की जेट स्की लेता है, जो एक्सॉन वेल्डेज का अवशेष है। डीकन ने चालक दल को डीज को चलाने का आदेश दिया, यह घोषणा करने के बाद कि उसने एनोला की पीठ पर नक्शे को डिकोड कर लिया है। जीनो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के मल्टीहल डिवीजन लेगून द्वारा निर्मित रेसिंग ट्रिमरन से प्रेरित होकर एक कस्टम 60 फीट 18 मीटर नौका को मार्क वान पेटेघेम और विंसेंट लॉरिएट प्रीवोस द्वारा डिजाइन किया गया था और लेगून द्वारा फ्रांस में बनाया गया था। 2 संस्करण बनाए गए, दूरी के शॉट्स के लिए अपेक्षाकृत मानक रेसिंग ट्रिमरन और क्लोजअप शॉट्स के लिए प्रभाव से भरपूर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रिमरन। पहला ट्रिमरन 2 अप्रैल 1994 को लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष सितंबर में 30 नॉट्स 56 किलोमीटर प्रति घंटा 35 मील प्रति घंटे को पार कर गया था। 20 ट्रांसफॉर्मिंग संस्करण को पहली बार फिल्म में 3 ब्लेड वाले एक बीटर विंडमिल के साथ एक प्रकार की बेड़ा के रूप में देखा गया था। एक बार परिवर्तन पूरा हो जाने के बाद यह संस्करण वास्तव में नौकायन कर सकता था, हालांकि समर्पित रेसर जितना नहीं। 20 परिवर्तित संस्करण सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में निजी हाथों में है। 20 कई वर्षों तक रेसिंग संस्करण को यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा में एक झील पर रखा गया था। 20 लो रियल नामक रेसिंग ट्रिमरन के रूप में उपयोग के लिए बहाल किए जाने से पहले, जिसे 2012 तक सैन डिएगो में बिक्री के लिए पेश किया जा रहा था। 21 केविन रेनॉल्ड्स ने अपने रचनात्मक निर्णयों पर कॉस्टनर के साथ गर्मागरम लड़ाई के कारण इसकी रिलीज से पहले फिल्म छोड़ दी। 5 22 रेनॉल्ड्स को अभी भी निर्देशक के रूप में पूरा श्रेय मिला। 23 उनके कथित टकरावों के बावजूद निर्देशक और स्टार लगभग 2 दशक बाद हिस्ट्री चैनल की मिनी सीरीज हेटफील्ड्स एंड मैककॉयज के लिए फिर से मिले। स्वागत। बॉक्स ऑफिस उत्पादन की बेतहाशा लागत और इसके महंगे मूल्य टैग के कारण कुछ आलोचकों ने इसे फिस्टर 24 और केविन्स गेट 25 नाम दिया, जो कि फ्लॉप फिल्मों इश्तार और हेवंस गेट की ओर इशारा करते हैं। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत की। 26-27 अपने पहले सप्ताहांत में वाटरवर्ल्ड ने कुल $21.6 मिलियन एकत्र किए। 28 $172 मिलियन के बजट और मार्केटिंग और वितरण लागतों को शामिल करने के बाद $235 मिलियन का कुल परिव्यय के साथ फिल्म ने उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $88 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने विदेशों में बेहतर प्रदर्शन किया, विदेशी बॉक्स ऑफिस पर $176 मिलियन के साथ दुनिया भर में कुल $264 मिलियन की कमाई की। 3 हालांकि भले ही यह आंकड़ा स्टूडियो द्वारा खर्च की गई कुल लागत को पार कर 2, लेकिन अन्य राजस्व धाराओं के बीच होम वीडियो बिक्री और टीवी प्रसारण अधिकारों को शामिल करने के बाद वाटरवर्ल्ड अंततः लाभदायक बन गया। 29-30 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फिल्म के लिए समकालीन समीक्षाएं मिश्रित थीं। रोजर एबर्ट ने वाटरवर्ल्ड को 4 में से 2.5 स्टार दिए और कहा, लागत विवाद को अलग रखते हुए वाटरवर्ल्ड कुछ बेहतरीन सेट,
कुछ दिलचस्प विचार और कुछ छवियों के साथ एक सभ्य भविष्यवादी एक्शन पिक्चर है जो मेरे साथ रहेगी। यह और भी बेहतर हो सकता था। यह बेहतर हो सकता था और यह मुझे पात्रों के बारे में परवाह करने के लिए प्रेरित कर सकता था। यह उन सीमांत चित्रों में से एक है जिसे देखकर आप दुखी नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से अनुशंसा नहीं कर सकते। 31 ओवेन ग्लीबरमैन ने इसे एंटरटेनमेंट वीकली में भी दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि हालांकि इसके विशाल बजट ने वास्तव में पानी पर बनी दुनिया की सनसनी पैदा करके भुगतान किया था, लेकिन फिल्म आमतौर पर द रोड वॉरियर की दूसरी श्रेणी की नकल के रूप में सामने आई, जिसमें कमजोर, धीमी गति वाले एक्शन सीक्वेंस और कम चौंकाने वाले खलनायक थे। उन्होंने कॉस्टनर के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म के पर्यावरण संदेश को दिखावटी पाया। 32 रिव्यूज मूवी रिव्यूज के जेम्स बेराडिनेली इस फिल्म के कुछ समर्थकों में से एक थे। उन्होंने इसे हॉलीवुड की अब तक की सबसे शानदार फिल्मों में से एक कहा। उन्होंने लिखा, हालांकि कहानी उतनी उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन एक्शन है और यही बात वाटरवर्ल्ड को बचाती है। पुरानी वेस्टर्न और मेल गिब्सन की मैड मैक्स फिल्मों की परंपरा में यह फिल्म अच्छा पलायनवादी मनोरंजन प्रदान करती है। पर्दे के पीछे हर किसी ने अपना काम पूरी शिद्दत से किया और नतीजा आंखों और कानों के लिए एक दावत है। 33 मिक लासेल ने होम वीडियो पर रिलीज के हफ्ते फिल्म की समीक्षा करते हुए तर्क दिया कि यह अपनी कुछ ज्यादा नकारात्मक समीक्षाओं की हकदार नहीं थी, क्योंकि इसके भ्रमित आवेगों और कभी-कभी धीमी जगहों के बावजूद वाटरवर्ल्ड में एक मायावी, आकर्षक भावना है जो 2 घंटे से ज्यादा समय तक टिकी रहती है। यह महानता की एक वास्तविक कोशिश है जो लक्ष्य से चूक जाती है, लेकिन बच जाती है। उन्होंने टिप्पणी की कि हालांकि फिल्म अलग-अलग क्षणों के लिए अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं में सफल होती है, लेकिन इसकी गंभीर महत्वाकांक्षा और घुसपैठिया चमक के बीच टकराव इसे आम तौर पर अपनी पहुंच से कम कर देता है। सभी स्मोकर्स को डेक के नीचे नाव चलाने के लिए ले जाते हुए मेरिनर डीकन से भिड़ जाता है और धमकी देता है कि अगर एनोला को वापस नहीं लाया गया तो वह होल्ड में तेल भंडार को जला देगा। डीकन मेरिनर की धोखाधड़ी को उजागर करता है, यह जानते हुए कि इससे जहाज नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि मेरिनर तेल भंडार में एक फ्लेयर गिरा देता है। जहाज आग की लपटों में घिर जाता है और डूबने लगता है। मेरिनर हेलेन और एटोल एनफोर्सर के साथ ग्रेगर के गुब्बारे से रस्सी के माध्यम से भागते हुए एनोला को बचाता है। डीकन गुब्बारे पर गोली चलाता है, जिससे एनोला समुद्र में गिर जाती है। जब डीकन और उसके कुछ आदमी उस पर हमला करते हैं, तो मेरिनर गुब्बारे से अचानक बंजी जंप लगाता है और एनोला को पकड़ लेता है, इससे पहले कि डीकन और उसके आदमी जेटस्की पर टकराते हैं, जिससे विस्फोट होता है और तीनों की मौत हो जाती है। ग्रेगर बाद में एनोला के टैटू को उल्टे दिशाओं वाले निर्देशांक के रूप में पहचानता है। नक्शे का अनुसरण करते हुए बैलून पार्टी ने वनस्पति और वन्य जीवन से आच्छादित ड्राईलैंड की खोज की। उन्हें एनोला के माता-पिता के अवशेषों के साथ एक झोपड़ी भी मिली। नाविक को लगता है कि वह ड्राईलैंड पर नहीं है, इसलिए वह द्वीप से एक पुरानी लकड़ी की कटमरैन लेता है और हेलेन और एनोला के साथ उसे विदा करते हुए चला जाता है। गालना, केविन कोस्टनर द मेरिनर, डेनिस हॉपर द डीकन के रूप में, हेलेन के रूप में जीन ट्रिपलहॉर्न, टीना मेजरिनो एनोला, माइकल जेटर ओल्ड ग्रेगर के रूप में, जेरार्ड मर्फी नॉड के रूप में, आरडी कॉल एटोल एनफोर्सर के रूप में, किम कोट्स ड्रिफ्टर 2 के रूप में, जॉन फ्लेक स्मोकर डॉक्टर, रॉबर्ट जॉय स्मोकर लेजर गाय के रूप में, जैक ब्लैक स्मोकर प्लेन पायलट के रूप में, जॉन टोल्सबे स्मोकर प्लेन गनर एड, रॉबर्ट लासार्डो स्मिट्टी के रूप में, जेक स्मोके प्रियम के रूप में, जिट्टो कजान सब शिमोनो और लियोनार्डो सिमिनो एटोल एल्डर्स के रूप में, रिक एविलेस एटोल गेट्समैन 1 के रूप में, जैक केहलर एटोल बैंकर के रूप में, क्रिस डोरिडास एटोला 7 के रूप में, हाइड्रोहोलिक के रूप में रॉबर्ट ए सिल्वरमैन,
नील गिंटोली हेलफायर गनर, चक विलियम प्रेस्टन स्मोकर डेप्थ गेज गाय के रूप में, सीन हेलन बोन के रूप में, ली एरेनबर्ग डीजेंग। उत्पादन लेखक पीटर रेडर को वाटरवर्ल्ड का विचार ब्रैड क्रेवॉय के साथ बातचीत के दौरान आया, जहां उन्होंने मैड मैक्स की नकल बनाने पर चर्चा की थी। 5-6 रेडर ने प्रारंभिक पटकथा 1986 में लिखी थी, लेकिन इसे 1989 तक रोक कर रखा था। रेडर ने मैड मैक्स को फिल्म के लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया, साथ ही विभिन्न ओल्ड टेस्टामेंट कहानियों और हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी का भी हवाला दिया। प्रत्यक्ष संदर्भ में मुख्य महिला पात्र का नाम हेलेन रखा गया है। यह भी व्यापक रूप से माना जाता है कि प्रेरणा पीटर मिलिगन और ब्रेंडन मैकार्थी द्वारा फ्रीक्वेव से ली गई थी, जो मैड मैक्स सर्फिंग करता है कॉमिक स्ट्रिप है, जिसे सबसे पहले पैसिफिक कॉमिक्स ने वैनगार्ड इलस्ट्रेटे 1-3 नवंबर 1983 मार्च 1984 में प्रकाशित किया। वह मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 के सहलेखक होंगे। 7-6 कई पुनर्लेखन के बाद केविन कॉस्टनर और केविन रेनॉल्ड्स 1992 में वाटरवर्ल्ड प्रोडक्शन टीम में शामिल हो गए। 8 यह फिल्म कॉस्टनर और रेनॉल्ड्स के बीच चौथे सहयोग को चिह्नित करती है, जिन्होंने पहले फैंडेंगो 1985, रॉबिन हुड, प्रिंस ऑफ थीव्स 1991 और रापानुई 1994 पर एक साथ काम किया था, जिनमें से बाद में कॉस्टनर ने सहनिर्माण किया था, लेकिन उसमें अभिनय नहीं किया था। 9 वाटरवर्ल्ड को डेविड टूही ने सहलिखा था, जिन्होंने मैड मैक्स 2 द रोर वॉरियर को एक प्रमुख प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया था। दोनों फिल्मों में डीन सेमलर को फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। निर्माण के दौरान फिल्म लागत में वृद्धि और उत्पादन में रुकावटों की एक श्रृंखला से ग्रस्त थी। 9 यूनिवर्सल ने शुरू में $100 मिलियन का बजट अधिकृत किया था। नोट 1 जो 1994 के मध्य तक बढ़कर $135 मिलियन हो गया था, अंतिम लागत अनुमानित $175 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो उस समय किसी फिल्म निर्माण के लिए एक रिकॉर्ड राशि थी। 9 फिल्मांकन एक बड़े कृत्रिम समुद्री जल के बारे में हुआ था, जैसा कि 2 साल बाद फिल्म टाइटैनिक में इस्तेमाल किया गया था। यह हवाई के तट से दूर प्रशांत महासागर में स्थित था। अंतिम दृश्य बिग आइलैंड पर वेपियो घाटी में फिल्माया गया था, जिसे किंग्स की घाटी भी कहा जाता है। अतिरिक्त फिल्मांकन लॉस एंजिल्स, हंटिंगटन बीच और सांता कैटालिना द्वीप और कैलिफोर्निया के चैनल द्वीप समूह में हुआ। 11 खराब मौसम, सुरक्षा चिंताओं और कैमरा क्रू को लहरों द्वारा अपनी जगह से बाहर धकेल दिए जाने के कारण अन्यथा सरल शॉट प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। 12 तैरते हुए सेटों में से एक भारी समुद्र में डूब गया और उसे मरम्मत करनी पड़ी। नोट 2 अंतः उत्पादन को लगभग 3 महीने तक बढ़ाना पड़ा, 96 दिनों से 150 दिनों तक। विशाल फिल्म निर्माण के परिणामस्वरूप हवाई राज्य की अर्थव्यवस्था में $35 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई। 14 इस प्रोडक्शन में अलग अलग तरह के व्यक्तिगत जलयानों का इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर कावासाकी जेट स्की का। केविन कॉस्टनर 157 दिनों तक सेट पर रहे, सप्ताह में 6 दिन काम किया। 15 एक बार जब वह अपने ट्रिमरन के मस्तूल से बंधे हुए एक तूफान में फंस गए, तो उनकी लगभग मौत हो गई। 16 पेशेवर सर्फर लेयर्ड हैमिल्टन कई जल दृश्यों के लिए केविन कॉस्टनर के स्टंट डबल थे। हैमिल्टन जेट स्की के जरिए सेट पर आते जाते थे। मार्क इशम का स्कोर, जो फिल्म के लगभग 25% के लिए रिकॉर्ड नहीं किया गया था और जिसका केवल डेमो पूरा हुआ था, को कथित तौर पर कॉस्टनर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह बहुत जातीय और उदास था, जो फिल्म के भविष्यवादी और साहसिक स्वर के विपरीत था। इशम ने फिर से प्रयास करने की पेशकश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। 17 जेम्स न्यूटन हॉवर्ड को नया स्कोर लिखने के लिए लाया गया था। जॉस व्हेडन अंतिम समय में स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए सेट पर गए और बाद में इसे 7 सप्ताह का नरक बताया। काम बिना किसी बदलाव के कॉस्टनर के विचारों के अनुसार संपादन तक सीमित था। 18 19
रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 66 समीक्षाओं के आधार पर 47% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.5/10 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है। हालांकि रिलीज के समय इसे झरीली चर्चा का सामना करना पड़ा, लेकिन वाटरवर्ल्ड अंततः एक महत्वाकांक्षी विफलता है। कुछ अच्छे क्षणों और बहुत सारे मूर्खतापूर्ण क्षणों के साथ एक असाधारण विज्ञानफाई फिल्म। 35 मेटाक्रिटिक ने 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 56 का भारित औसत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 36 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 37 2020 के पूर्वव्यापी में द गार्जियन के बेन चाइल्ड ने इसे एक पूरी तरह से देखने योग्य विज्ञानफाई पंथ क्लासिक के रूप में वर्णित किया, जो पुनर्मूल्यांकन के योग्य है। उन्होंने स्वीकार किया कि कथानक का अधिकांश भाग अतार्किक और बेतुका था और कुछ एक्शन सेट पीस बेहद महत्वाकांक्षी थे, लेकिन तर्क दिया कि दोनों ही रोमांच और बी मूवी आकर्षण प्रदान करते हैं। 38 कलाकारों और निर्देशक का स्वागत। केविन कॉस्टनर ने कहा कि उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद है। यह वास्तव में एक अनोखी, अच्छी फिल्म है। मेरा मतलब है, इसमें खामियां थी, निश्चित रूप से, लेकिन कुल मिलाकर यह एक बहुत ही आविष्कारशील, अच्छी फिल्म है। यह बहुत मजबूत है। 39 डेनिस हॉपर ने भी इसका आनंद लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि वाटरवर्ल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में खुद के लिए एक बुरा नाम कमाया है, लेकिन इसने यूरोप और एशिया में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि स्टूडियो ने यह घोषणा करके खुद को नुकसान पहुंचाया कि यह बजट से बहुत अधिक है, ब्ला ब्ला ब्ला, यह एक विफलता होने जा रही है। यह सब हमारे द्वारा इसे अमेरिका में रिलीज करने से पहले ही सामने आ गया था, लेकिन मैंने इसका आनंद लिया। 40 पीछे मुड़कर देखे तो निर्देशक केविन रेनॉल्ड्स ने कहा, इस फिल्म के बारे में मेरी निजी राय यह है कि मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादातर गर्मियों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बेहतर या खराब है, यह कहीं बीच में है। मुझे लगता है कि हाँ, इसमें निश्चित रूप से कुछ खामियां हैं, लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं, दूसरे स्तर पर मुझे लगता है कि यह कुछ अन्य बड़ी फिल्मों की तुलना में काफी अच्छी है। लेकिन अंत में, वे चाहते थे कि यह एक आपदा बन जाए। 41 पुरस्कार। वाटरवर्ल्ड के लिए प्रशंसा। पुरस्कार विषय नामांकित परिणाम। अकादमी पुरस्कार 42 सर्वश्रेष्ठ ध्वनि स्टीव मास्लो, ग्रेग लैंडेकर और कीथ ए वेस्टर मनोनीत। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 43 सर्वश्रेष्ठ विशेष दृश्य प्रभाव माइकल जे मैकएलिस्टर, ब्रैड क्वेन, रॉबर्ट स्परलॉक और मार्टिन ब्रेसिन मनोनीत। गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार 44 सबसे खराब तस्वीर चार्ल्स गॉर्डन, जॉन डेविस और केविन कॉस्टनर मनोनीत। सबसे खराब निर्देशक केविन रेनॉल्ड्स मनोनीत। सबसे खराब अभिनेता केविन कॉस्टनर मनोनीत। सबसे खराब सहायक अभिनेता डेनिस हूपर जीत गया। सैटर्न पुरस्कार 45 46 सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा फिल्म मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पोशाक जॉन ब्लूमफील्ड मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ डीवीडी या ब्लूरे विशेष संस्करण रिलीज। केविन हॉल रेनॉल्ड्स 1 जन्म 17 जनवरी 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्होंने रॉबिन हुड, प्रिंस ऑफ थीव्स, वाटरवर्ल्ड, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, फैंडेंगो और 2016 की फिल्म राइजेन का निर्देशन किया। उन्हें हिस्ट्री मिनिस्ट्रीज हेटफील्ड्स एंड मैककॉयज के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। रेनॉल्ड्स का जन्म सैन एंटोनियो, टेक्सास में हुआ था। वे बायलर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हर्बर्ट एच. रेनॉल्ड्स के बेटे थे। 2 आजीविका। रेनॉल्ड्स को 1984 में शीत युद्ध की हिट फिल्म रेड डॉन के सहलेखन और 1985 में स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित फैंडेंगो के लेखन और निर्देशन में प्रारंभिक सफलता मिली। उन्होंने फैंडेंगो के लिए केविन कॉस्टनर को काम पर रखने के बाद उनके साथ
एक लंबी दोस्ती शुरू की जब कॉस्टनर एक कमज्ञात अभिनेता थे। रेनॉल्ड्स ने बाद में कॉस्टनर को महाकाव्य पश्चिमी डांस विद वुल्व्स 1990 के लिए पर्दे के पीछे से सलाह दी, विशेष रूप से भैंस शिकार दृश्यों के साथ, जिस पर रेनॉल्ड्स एक बिना श्रेय वाली दूसरी इकाई के निर्देशक भी थे। कॉस्टनर फिर से रॉबिन हुड, प्रिंस ऑफ थीव्स 1991 में उनके प्रमुख व्यक्ति थे। कॉस्टनर ने फिर रेनॉल्ड्स की 1994 की फिल्म रापानुई का निर्माण किया। कॉस्टनर ने पोस्ट-एपोकैलिप्टिक फिल्म वाटरवर्ल्ड 1995 का निर्देशन करने के लिए रेनॉल्ड्स को लाया। फिल्मांकन के बीच में उत्पादन संबंधी समस्याओं के कारण उनके बीच संघर्ष हुआ। यह बताया गया कि रेनॉल्ड्स पोस्ट प्रोडक्शन के अंत में चले गए, जिससे स्टार निर्माता कॉस्टनर को संपादन के पूरा होने की निगरानी करनी पड़ी। दोनों दोस्तों ने बातचीत बंद कर दी। रेनॉल्ड्स को बाद में कॉस्टनर के बारे में यह कहते हुए उद्धृत किया गया, केविन को केवल उन्हीं फिल्मों में अभिनय करना चाहिए जिनका वे निर्देशन करते हैं। इस तरह वह अपने पसंदीदा अभिनेता और निर्देशक के साथ काम कर सकते हैं। बाद में रेनॉल्ड्स और कॉस्टनर ने रॉबिन हुड, प्रिंस ऑफ थीव्स के विस्तारित विशेष संस्करण डीवीडी के लिए एक कमेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए फिर से मुलाकात की। रेनॉल्ड्स ने इसके बाद ड्रामेटिक थ्रिलर 187 1997 का निर्देशन किया, जिसमें सैमुअल एल जैक्सन को उनकी पहली शीर्षस्तरीय प्रमुख भूमिका मिली। हाल ही में निर्देशित 2 क्लासिकल रूपांतरण हुए, 2002 में द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और 2006 में ट्रिस्टन एंड इसोल्डे। रेनॉल्ड्स ने 2012 में हिस्ट्री मिनिसीरीज हैटफील्ड्स एंड मैककॉयज में कॉस्टनर को फिर से निर्देशित किया। 3 मिनीसीरीज को 16 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें निर्देशन के लिए रेनॉल्ड्स का एक पुरस्कार भी शामिल था। 4 2013 में रेनॉल्ड्स को नियोजित परियोजना द रिसर्जेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए निर्देशक के रूप में शामिल किया गया। 5 यह एक रहस्य, रोमांचक और द पैशन ऑफ द क्राइस्ट की अनौपचारिक अगली कड़ी के रूप में बनाई गई फिल्म थी। 6 जिसमें मसीह के पुनरुत्थान के बाद के दिनों को दर्शाया गया था। 7 जिसकी पटकथा पॉल एलो ने लिखी थी। 8 9 फिल्म को रोमन ट्रिब्यून के दृष्टिकोण से बताया गया है, जिसे पोंटियस पिलाट ने एक पुनर्जीवित यहूदी मसीहा की बढ़ती अफवाहों की जांच करने और यरूशलेम में आसन विद्रोह को दबाने के लिए नासरत के यीशु के लापता शरीर का पता लगाने का आदेश दिया था। 6 अंतःरायजेन शीर्षक से फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्मोग्राफी पतली परत, केविन माइकल कॉस्टनर, जन्म 18 जनवरी 1955, एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले हैं। कॉस्टनर ने द अनटचेबल्स 1987, बुल डरहम 1988, फील्ड ऑफ ड्रीम्स 1989, JFK 1991, रॉबिन हुड, प्रिंस ऑफ थीव्स 1991, द बॉडीगार्ड 1992 और ए परफेक्ट वर्ल्ड 1993 जैसी फिल्मों में अभिनय करके प्रसिद्धि पाई। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी महाकाव्य डांस विद वुल्व्स 1990 का निर्देशन और अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। इसके बाद उन्होंने वाइट ईयर्प 1994 और वाटरवर्ल्ड 1995 में अभिनय और सहनिर्माण किया और द पोस्टमैन 1997, ओपन रेंज 2003 और होराइजन एन अमेरिकन सागा 2024 का निर्देशन किया। 1 कॉस्टनर की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में सिल्वरेडो 1985, नो वे आउट 1987, टिन कप 1996, मैसेज इन ए बॉटल 1999, फॉर लव ऑफ द गेम 1999, 13 डेज 2000, मिस्टर ब्रूक्स 2007, स्विंग वोट 2008, द कंपनी मैन 2010, 3 डेज टू किल 2014, ड्राफ्ट डे 2014, ब्लैक और व्हाइट 2014, मैकफारलैंड USA 2015 और द हाईवेमैन
2019 शामिल है। 2 उन्होंने द अपसाइड ऑफ एंगर 2005, मैन ऑफ स्टील 2013, जैक रयान, शैडो रिक्रूट 2014, हिडन फिगर 2016। टेलीविजन पर कॉस्टनर ने मिनी सीरीज हेटफील्ड्स एंड मैककॉयज 2012 में डेविल एन से हेटफील्ड को चित्रित किया, जिसने लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। 2018 से 2023 तक उन्होंने पैरामाउंट नेटवर्क ड्रामा सीरीज येलोस्टोन में रेंचर जॉन डटन को चित्रित किया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कॉस्टनर का जन्म 18 जनवरी 1955 को लिनवुड, कैलिफोर्निया में हुआ था और वे कॉम्पटन, कैलिफोर्निया में बड़े हुए। 4 उनके माता-पिता विलियम और शेरोन कॉस्टनर थे। 5 वह 3 लड़कों में सबसे छोटे हैं, जिनमें से दूसरे की जन्म के समय मृत्यु हो गई थी। शेरोन राय कॉस्टनर, नी टेड्रिक, एक कल्याण कार्यकर्ता थे और विलियम कॉस्टनर एक इलेक्ट्रीशियन और एक उपयोगिता कार्यकारी थे। 6 पेज की जरूरत। 7 कॉस्टनर के पिता की विरासत 1700 के दशक में उत्तरी कैरोलिना में जर्मन प्रवासियों से उत्पन्न हुई। 8 बेहतर स्रोत की जरूरत और कॉस्टनर के पास अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश और वेल्श वंश भी है। 9 10 कॉस्टनर का पालन पोषण बैप्टिस्ट में हुआ। 11 12 6 13 उन्होंने कहा है कि बचपन में 1962 की फिल्म हाउ द वेस्ट वाज वॉन देखने से उन्हें पश्चिमी फिल्मों के प्रति प्रेम पैदा हुआ। 14 कॉस्टनर ने कहा है कि उन्होंने अपने पिता के करियर की प्रगति के दौरान कैलिफोर्निया के विभिन्न हिस्सों में अपनी किशोरावस्था बिताई। उन्होंने इस समय को एक ऐसे दौर के रूप में वर्णित किया है जब उन्होंने काफी आत्मविश्वास खो दिया था। उन्हें अक्सर नए दोस्त बनाने पड़ते थे। कॉस्टनर वेंचुरा में रहते थे, फिर विसालिया में। कॉस्टनर ने माउंट व्हिटनी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे मार्चिंग बैंड में थे। 8 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। कॉस्टनर ने 1973 में विला पार्क हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 15 उन्होंने विला पार्क में बेसबॉल खेला और डेनिस बर्ट के साथ टीम के साथी थे। 16 उन्होंने 1978 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, फुलरटन, CSUF से BA किया। 17 18 CSUF में रहते हुए वे डेल्टा ची बिरादरी में एक भाई बन गए। 6 कॉलेज के अपने आखिरी साल में कॉस्टनर को अभिनय और नृत्य में रुचि हो गई। 8 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। 1978 में प्यूर्टो वालार्टा में अपने हनीमून से लौटते समय एक हवाई जहाज में कॉस्टनर की अभिनेता रिचर्ड बर्टन से आकस्मिक मुलाकात हुई। उस समय कॉस्टनर इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें अभिनेता बनना चाहिए या नहीं, और उन्होंने सलाह लेने के लिए बर्टन से संपर्क किया। कॉस्टनर ने कहा है कि बर्टन ने उन्हें अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। 19 कॉस्टनर ने यह भी कहा है कि उन्होंने बर्टन से पूछा कि क्या निजी जीवन में उथल-पुथल का अनुभव किए बिना अभिनेता बनना संभव है। कॉस्टनर के अनुसार बर्टन ने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि यह संभव है। कॉस्टनर ने अभिनेता बनने के लिए प्रेरणा देने का श्रेय बर्टन को दिया। 20 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी करने के लिए सहमत होने के बाद कॉस्टनर ने अपनी पत्नी के सहयोग से सप्ताह में 5 रातें अभिनय की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उनकी मार्केटिंग की नौकरी 30 दिनों तक चली। उन्होंने ऐसी नौकरियां की जिनसे उन्हें अपने अभिनय कौशल को विकसित करने का मौका मिला, जिसमें ट्यूशन फीस देना, मछली पकड़ने वाली नावों पर काम करना, ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करना और हॉलीवुड के फिल्मी सितारों के घरों का दौरा कराना शामिल था। इस काम ने दंपति का भरण-पोषण किया, जबकि कॉस्टनर ऑडिशन में शामिल होते रहे। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। कॉस्टनर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सिजल बीच, USA 1981 से की। 21 1978 से 79 की सर्दियों में फिल्माई गई यह फिल्म 1981 तक रिलीज नहीं हुई और 1986 में फिर से रिलीज हुई। रिलीज की जटिलताओं और दस्तावेजीकरण की कमी के कारण कई लोगों का मानना था
कि कोस्टनर ने 1983 में ईव लिलिथ और एंड्रा मिलियन के साथ द टच, जिसे स्टेसीज नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, में शुरुआत की थी। उद्धरण वांछित, कोस्टनर ने रॉन हॉवर्ड की फिल्म नाइट शिफ्ट 1982 में फ्रैट बॉय एक की एक छोटी भूमिका निभाई थी। 22 वह न्यूयॉर्क शहर के मुर्दाघर में एक फ्रेड शैली की धमाकेदार पार्टी के चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है, जब एक उन्मत्त हेनरी विंकलर द्वारा अचानक संगीत बंद कर दिया जाता। कोस्टनर 1983 में एप्पल लिसा और टेबल फॉर 5 के विज्ञापन में दिखाई दिए और उसी वर्ष परमाणु प्रलय फिल्म टेस्टामेंट में एक छोटी भूमिका की थी। बाद में उन्हें द बिग चिल में कास्ट किया गया और कई दृश्य फिल्माए गए जिन्हें फ्लैशबैक के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन उन्हें अंतिम कट से हटा दिया गया था। 8 उनकी भूमिका एलेक्स की थी, जो आत्महत्या करने वाला दोस्त था, वह घटना जो बाकी कलाकारों को एक साथ लाती है। कोस्टनर निर्देशक लॉरेंस कास्दान के मित्र थे, जिन्होंने अभिनेता को भविष्य की परियोजना में भूमिका देने का वादा किया था। 8 वह सिल्वरेडो 1985 बन गई और कोस्टनर के लिए एक ब्रेकआउट भूमिका थी। 8 उन्होंने उस वर्ष छोटी फिल्मों फैंडेंगो और अमेरिकन फ्लायर्स में भी अभिनय किया। 1987 से 1994 स्टारडम और प्रशंसा। इलियट नेस चित्रित को कोस्टनर ने द अनटचेबल्स 1987 में चित्रित किया था। कोस्टनर ने 1987 में फिल्म स्टार का दर्जा हासिल किया, जब उन्होंने द अनटचेबल्स में फेडरल एजेंट एलियट नेस की भूमिका निभाई और थ्रिलर नो वे आउट में प्रमुख भूमिका निभाई। 8 उन्होंने बेसबॉल थीम वाली फिल्मों बुल डरहम 1988 और फील्ड ऑफ ड्रीम्स 1989 में अपनी ए-लिस्ट की स्थिति को मजबूत किया। 8 1990 में उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी टिग प्रोडक्शंस बनाने के लिए निर्माता जिम विल्सन के साथ भागीदारी की। 8 23 टिग की पहली फिल्म महाकाव्य डांस विद वोल्व्स थी, जिसे कोस्टनर ने निर्देशित और अभिनय किया था। इस फिल्म को 12 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 7 जीते, जिनमें से 2 उनके लिए व्यक्तिगत रूप से थे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। 8 कोस्टनर ने एक्शन एडवेंचर फिल्म रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स 1991 में रॉबिन हुड की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। कोस्टनर ने एलन रिकमैन, मॉर्गन फ्रीमैन और क्रिश्चियन स्लेटर के साथ अभिनय किया। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। इसके बाद उन्होंने ओलिवर स्टोन द्वारा निर्देशित राजनीतिक महाकाव्य थ्रिलर जेएफके 1991 में जिला अटॉर्नी जिम गैरिसन के रूप में अभिनय किया। फिल्म ने अपनी ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए महत्वपूर्ण विवाद प्राप्त किया, लेकिन इसकी शैली, निर्देशन और प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा की गई। कोस्टनर को उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। आलोचक रोजर एबर्ट ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, गैरिसन के रूप में कोस्टनर ने एक मापा हुआ लेकिन भावुक प्रदर्शन किया, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने एक विचार को पकड़ रखा है जिसे वह जाने नहीं दे सकता। वह आगे बढ़ता है, इस बात पर जोर देते हुए कि हत्या में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। 24 इसके बाद उन्होंने रोमांटिक ड्रामा द बॉडीगार्ड 1992 में व्हिटनी ह्यूस्टन के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म पॉप कल्चर सनसनी और वित्तीय रूप से सफल रही। अगले वर्ष उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड के ड्रामा ए परफेक्ट वर्ल्ड 1993 में एक भागते हुए अपराधी की भूमिका निभाई। एंटरटेनमेंट वीकली के फिल्म समीक्षक ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, कोस्टनर एक कोआला भालू की तरह रोगग्रस्त लगते हैं और उनका सौम्य करिश्मा फिल्म की मार्मिक थीम को मजबूत करता है। 25 उन्होंने लॉरेंस कास्टन द्वारा निर्देशित वेस्टर्न बायोपिक वाइट ईयर्प 1994 में शीर्षक भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। उसी वर्ष उन्होंने ड्रामा फिल्म द वॉर में अभिनय किया। 1995 से 2011 करियर में उतार चढ़ाव। जुलाई 2003 में कोस्टनर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस का दौरा करते हुए
साइंस फिक्शन पोस्ट एपोकेलिक महाकाव्य वाटरवर्ल्ड 1995 और द पोस्टमैन 1997, जिनमें से बाद वाले को कॉस्टनर ने भी निर्देशित किया था। दोनों ही व्यावसायिक निराशाएं थी और दोनों को आलोचकों द्वारा बड़े पैमाने पर कलात्मक विफलताओं के रूप में माना गया था। 8 हालांकि जबकि वाटरवर्ल्ड ने सम्मानजनक बॉक्स ऑफिस और कुछ सकारात्मक समीक्षा हासिल की, द पोस्टमैन के परिणाम बहुत खराब थे और इसने 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार जीते, जिसमें कॉस्टनर के लिए सबसे खराब फिल्म, सबसे खराब अभिनेता और सबसे खराब निर्देशक शामिल थे। 26 कॉस्टनर ने रॉन शेल्टन के लिए गोल्फ कॉमेडी टिन कप 1996 में अभिनय किया, जिन्होंने पहले उन्हें बुल डरहम में निर्देशित किया था। 8 उन्होंने फिल्म एयर फोर्स वन विकसित की और राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और यह बॉक्स ऑफिस पर लगभग टूट गई। 27-28 2003 के कान फिल्म महोत्सव में कॉस्टनर 2000 में 13 डेज के साथ उनके करियर में कुछ हद तक सुधार हुआ, जिसमें उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के एक शीर्ष सलाहकार केनेथ ओडोनेल का किरदार निभाया था। वेस्टर्न ओपन रेंज, जिसका उन्होंने निर्देशन और अभिनय किया था, को 2003 में आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से एक आश्चर्यजनक सफलता थी। द अपसाइड ऑफ एंगर में सेवानिवृत्त पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी डेनी डेविस की सहायक भूमिका के लिए उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ समीक्षाएं मिलीं, जिसके लिए उन्हें ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन से नामांकन मिला और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सैन फ्रांसिस्को फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। उसके बाद कॉस्टनर ने द गार्जियन और मिस्टर ब्रूक्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक सीरियल किलर का किरदार निभाया था। 2008 में उनकी टिग प्रोडक्शंस कंपनी बंद हो गई और इसे ट्री हाउस फिल्म्स में बदल दिया गया। 29 2008 में कॉस्टनर ने स्विंग वोट में अभिनय किया। उन्होंने 2005 की फिल्म रूमर हैज इट में जेनिफर एनिस्टन के साथ अभिनय किया। कॉस्टनर को 6 सितंबर 2006 को सम्मानित किया गया, जब उनके हाथ और पैरों के निशान अन्य प्रसिद्ध अभिनेताओं और मनोरंजनकर्ताओं के साथ ग्रूमैन के चीनी थिएटर के सामने कंक्रीट में स्थापित किए गए थे। 2010 में वह बेन एफ्लेक, टॉमी ली जोन्स और क्रिस कूपर के साथ द कंपनी मैन में दिखाई दिए। यह सनडांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार प्रदर्शित हुई और इसे अच्छी समीक्षा मिली। यह जनवरी 2011 में दुनिया भर के कॉस्टनर ने घोषणा की कि वह 2011 में ए लिटिल वॉर ऑफ अवर ओन के साथ 7 साल में पहली बार निर्देशक की कुर्सी पर लौटेंगे। वह लर्निंग इटालियन में निर्देशक केविन रेनॉल्ड्स के साथ फिर से टीम बनाने वाले थे। उनके मूल उत्पादन की घोषणा के बाद से किसी भी फिल्म के बारे में कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। वह फनी और डाई के फील्ड ऑफ ड्रीम्स 2 NFL लॉकआउट में एक विशेष कैमियो के रूप में भी दिखाई देते हैं। कॉस्टनर ने जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित रिबूट की गई सुपरमैन फिल्म मैन ऑफ स्टील में जोनाथन केंट का किरदार निभाया। 30 कॉस्टनर क्वेंटिन टारनटिनो की जेंगो अनचेनड में एक भूमिका निभाने जा रहे थे। 31 लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। 2012 वर्तमान पुनरुत्थान और येलोस्टोन। कॉस्टनर ने मिनी सीरीज हेटफील्ड्स एंड मैककॉयज 2012 में डेविल एनसे हेटफील्ड का किरदार निभाया था। कॉस्टनर ने 3 भाग वाली लघु श्रृंखला हेटफील्ड्स एंड मैककॉयज में डेविल एनसे हेटफील्ड का किरदार निभाया था, जिसका प्रीमियर 28 मई 2012 को हिस्ट्री चैनल पर हुआ था। इसने 13.9 मिलियन दर्शकों को आकर्षित करके एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। लघु श्रृंखला एक पौराणिक पारिवारिक झगड़े की सच्ची अमेरिकी कहानी बताती है, जो दशकों तक चला और लगभग केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया के बीच युद्ध शुरू हो गया था। इस भूमिका के लिए कॉस्टनर को लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए 2012 एमी पुरस्कार, 32 लघु श्रृंखला या टेलीविजन मूवी में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार, 33
और टेलीविजन के लिए बनी सीमित श्रृंखला या मोशन पिक्चर में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2013 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 34 2014 में कॉस्टनर जासूसी फिल्म जैक रयान शैडो रिक्रूट में थॉमस हार्पर की भूमिका में दिखाई दिए, जो श्रृंखला के शीर्षक चरित्र के लिए एक संरक्षक था। उसी वर्ष उन्होंने थ्रिलर 3 डेज टू किल और ड्रामा ड्राफ्ट डे में अभिनय किया और ब्लैक या व्हाइट का निर्माण और अभिनय किया। 35 ब्लैक या व्हाइट का प्रीमियर 2014 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया। 2015 में कॉस्टनर ने क्रॉस कंट्री रनिंग के बारे में ड्रामा फिल्म मैकफारलैंड यूएसए में कोच जिम व्हाइट की भूमिका निभाई। 2016 में उन्होंने हिडन फिगर में नासा स्पेस टास्क ग्रुप के पर्यवेक्षक काल्पनिक चरित्र अल हैरिसन की भूमिका निभाई। 36 2019 में कॉस्टनर ने द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन में अभिनय किया। 37 जहां उन्होंने एंजो नामक कुत्ते को आवाज दी। यह उनके करियर की पहली वॉइस ओवर फिल्म थी। अगस्त 2022 में कॉस्टनर ने होराइजन एन अमेरिकन सागा पर निर्माण शुरू किया, जो एक पश्चिमी महाकाव्य है जिसे कम से कम 4 फिल्मों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 3 घंटे से कम होगी। 38 39 40 41 42 कॉस्टनर की योजना है कि फिल्मों को कई महीनों में रिलीज किया जाए। कॉस्टनर इस परियोजना के निर्देशक के रूप में काम करेंगे और उन्होंने कहा कि फिल्म को एक इवेंट टेलीविजन सीरीज के रूप में प्रस्तावित किया गया था। पहली फिल्म का निर्माण कम से कम 220 दिनों तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन नवंबर 2022 तक पूरा हो गया। 43 अगली फिल्मों का निर्माण मई 2023 तक चल रहा था। 38 43 44 45 अन्य उद्यम लोक गायक मुख्य लेख केविन कॉस्टनर और मॉडर्न वेस्ट। जुलाई 2010 में स्टेज पर कॉस्टनर केविन कॉस्टनर एंड मॉडर्न वेस्ट नामक कंट्री रॉक बैंड के गायक है, जिसकी स्थापना उन्होंने अपनी पत्नी क्रिस्टीन के प्रोत्साहन से की थी। अक्टूबर 2007 में उन्होंने दुनिया भर में दौरा शुरू किया, जिसमें इस्तांबुल और रोम में शो शामिल थे। समूह ने डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे और कॉनकॉर्ड, उत्तरी कैरोलिना में चार्लोट मोटर स्पीडवे पर नैस्कर स्प्रिंट कप सीरीज रेस में भी प्रदर्शन किया। बैंड ने 11 नवंबर 2008 को यूनिवर्सल साउथ रिकॉर्ड्स पर एक कंट्री एल्बम अनटोल्ड ट्रुथ्स रिलीज किया। यह एल्बम बिलबोर्ड टॉप कंट्री एल्बम में 61वें स्थान पर और टॉप हीटसीकर्स चार्ट में 35वें स्थान पर पहुंचा। 3 सिंगल्स सुपरमैन 14 इंच, लॉन्ग हॉट नाइट और बैकयार्ड रेडियो पर रिलीज किए गए हैं, हालांकि कोई भी चार्ट में नहीं आया। सिंगल सुपरमैन 14 इंच के लिए एक लाइव म्यूजिक वीडियो बनाया गया था। 2009 में वे द अल्टरनेट रूट्स नामक ओपनिंग एक्ट के साथ दौरे पर गए। अगस्त में कैमरोज अल्बर्टा में बिग वैली जंबोरी में कॉस्टनर और बैंड को अगले चरण पर जाना था, जब एक भयंकर तूफान आया जिससे मुख्य मंच पर मंच और स्टैंड ढह गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 40 घायल हो गए। 46 बाद में मारे गए महिला के 2 छोटे बेटों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक नीलामी आयोजित की गई। कॉस्टनर के साथ एक डिनर की नीलामी $41,000 में हुई। 2 गिटार, जिनमें से एक पर कॉस्टनर का हस्ताक्षर था, ने प्रत्येक $10,000 जुटाने में मदद की। 47 केविन कॉस्टनर और मॉडर्न वेस्ट का दूसरा एल्बम टर्न इट ऑन फरवरी 2010 में यूरोप में रिलीज किया गया था। 48 और इसे यूरोपीय दौरे का समर्थन प्राप्त था। 49 जुलाई 2012 में बैंड ने हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया में IW के हेल्थ सेंटर फाउंडेशन के समर्थन में 20वें वार्षिक टेलस वर्ल्ड स्किन्स गेम में प्रदर्शन किया, जिसमें कॉस्टनर द्वारा हस्ताक्षरित एक गिटार दान किया गया। 50 केविन कॉस्टनर मैरी के श्रोडर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंट्री रोड्स में भी नजर आ चुके हैं। 51 केविन कॉस्टनर और मॉडर्न वेस्ट द्वारा जारी सबसे हालिया एल्बम टेल्स फ्रॉम येलोस्टोन को कॉस्टनर और उनके सहलेखकों द्वारा जॉन डटन के दृष्टिकोण से लिखा गया था,
जो हिट टीवी सीरीज येलोस्टोन में कॉस्टनर का किरदार था। एल्बम के गाने शो के सीजन 3 में दिखाए गए थे। 52 बेसबॉल। कॉस्टनर की कई फिल्मों में बेसबॉल विषय शामिल है। चेजिंग ड्रीम्स, बुल डरहम, फील्ड ऑफ ड्रीम्स, फॉर लव ऑफ द गेम और द अपसाइड ऑफ एंगर, जिनमें से 3 में उनका किरदार एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी है और एक पूर्व पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी है। कॉस्टनर का घर ऑस्टिन, टेक्सास में है और कभी-कभी वह टेक्सास लॉन्गहॉर्न्स बेसबॉल अभ्यास और खेलों में दिखाई देते हैं। वह गैरिडो के पूर्व लॉन्गहॉर्न्स बेसबॉल कोच ऑगी गैरिडो के करीबी दोस्त थे, जब गैरिडो कॉस्टनर के अल्मा मेटर कैल स्टेट फुलरटन में कोचिंग करते थे। उन्होंने फॉर लव ऑफ द गेम में यांकी मैनेजर की भूमिका निभाने के लिए गैरिडो को चुना। वह हर कॉलेज वर्ल्ड सीरीज गेम में भाग लेने की कोशिश करता है जो CSUF टाइटंस टीम ओमाहा, नेब्रास्का में खेलती है। कॉस्टनर एक ट्रायआउट के लिए चले गए, लेकिन विश्वविद्यालय में अपने समय के शुरुआती दिनों में टीम में जगह नहीं बना पाए। कॉस्टनर नॉर्थ अमेरिकन लीग में जायन, इलिनोइस स्थित लेक काउंटी फील्डर्स स्वतंत्र बेसबॉल टीम के आंशिक मालिक थे। फील्डर्स नाम फील्ड ऑफ ड्रीम्स के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिसमें लोगों में मकई के खेत के बीच एक बॉल प्लेयर खड़ा दिखाया गया था। 53 12 अगस्त 2021 को उन्होंने डायर्सविले, आयोवा में आयोजित MLB 8 फील्ड ऑफ ड्रीम्स गेम से पहले न्यूयॉर्क यांकीज और शिकागो व्हाइट सोक्स को मैदान पर उतारा और एक छोटा भाषण दिया। 55 1995 में कॉस्टनर ने एक कंपनी खरीदी जो अमेरिकी सरकार से खरीदे गए पेटेंट के आधार पर तेल पृथक्करण मशीनों का विकास कर रही थी। कंपनी द्वारा विकसित मशीनें डीपवाटर होराइजन तेल रिसाव तक कम व्यावसायिक रुचि की थीं, जब BP ने मई 2010 के अंत में परीक्षण के लिए ओशन थेरेपी सॉल्यूशंस नामक एक कंपनी से 6 मशीनें लीं, जिसमें कॉस्टनर की रुचि थी। 56 16 जून 2010 को BP ने तेलपानी पृथक्करण उपकरणों में से 32 के लिए ओशन थेरेपी सॉल्यूशंस के साथ एक पट्टे पर हस्ताक्षर किए। 57 हालांकि स्पायर्न कॉन्टोगुरिस और स्टीफन बाल्डविन ने पहले जून के मध्य में ओशन थेरेपी सॉल्यूशंस में अपने हितों को कंपनी के किसी अन्य निवेशक को बेच दिया था। मुकदमे में दावा किया गया है कि कॉस्टनर ने BP के साथ एक बैठक को उनसे गुप्त रखा था और गुप्त बैठक के परिणामस्वरूप $52 मिलियन की खरीद पर $18 मिलियन का अग्रिम भुगतान हुआ और अग्रिम भुगतान के बाद, लेकिन किसी भी घोषणा से पहले, एक अन्य निवेशक ने अग्रिम भुगतान के हिस्से का इस्तेमाल उनके शेयर खरीदने के लिए किया और इस प्रकार उन्हें कुल बिक्री से लाभ के अपने हिस्से से बाहर कर दिया। 58 मुकदमे में दावा किया गया है कि कॉस्टनर, ओशन थेरेपी सॉल्यूशंस, BP और अन्य द्वारा इसके विपरीत सार्वजनिक बयानों के बावजूद बाल्डविन और कॉन्टोगोरिस को बताया गया कि BP अभी भी मशीनों का परीक्षण कर रहा था और उसने अभी तक ओशन थेरेपी सॉल्यूशन से मशीनों को पट्टे पर देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया था और ओशन थेरेपी सॉल्यूशंस के अन्य निवेशक ने उनके शेयर $1.4 मिलियन में बाल्डविन को और $5 लाख में कॉन्टोगोरिस को खरीदे थे। 59 पूर्ण उद्धरण आवश्यक। जून 2012 में लुइसियाना में एक संघीय जूरी ने बाल्डविन और कॉन्टोगोरिस के बहुमिलियन डॉलर के तेलस्फाई मामले में दावों को खारिज करने से पहले 2 घंटे से भी कम समय तक विचार विमर्श किया और अदालत ने बाल्डविन और कॉन्टोगोरिस को कॉस्टनर और मामले के अन्य प्रतिवादियों को उनकी लागतों की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया। उद्धरण आवश्यक। 6 जून 2004 को कॉस्टनर ने US रूट 85 पर डेडवुड, साउथ डकोटा से 1 मील दक्षिण में तातांका, द स्टोरी ऑफ द बाइसन का उद्घाटन किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह लोगों के लिए अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्तार के बारे में जानने के लिए एक शैक्षणिक और भावनात्मक स्थान होगा। प्रमोटरों ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि $5 मिलियन के आकर्षण में एक नया 3,800 वर्ग फुट का इंटरैक्टिव केंद्र था, जिसमें प्रदर्शनियां, खुदरा और खाद्य और पेय क्षेत्र, साथ ही कार्यालय और एक छोटा थिएटर था। आगंतुक केंद्र में बाइसन और मैदानी भारतीयों के जानवरों के साथ संबंधों के बारे में ग्राफिक्स और पाठ शामिल है। ऐतिहासिक रूप से शिकार करने और अब उन्हें अन्य चीजों के अलावा भोजन और कपड़ों के लिए पालने के बारे में।
केंद्र में हिल सिटी कलाकार पैगी डेटमर्स द्वारा भैंस की छलांग को दर्शाती एक कांस्य मूर्ति कॉस्टनर ने 1994 में डेटमर्स से यह काम करवाया था। 5/4 पैमाने के कांस्य, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2500 से 8000 पाउंड के बीच था, लैंडर, व्योमिंग में ईगल ब्रॉन्ज फाउंड्री में हाले गए थे। 60 पूर्ण उद्धरण की आवश्यकता है। कोस्टनर ने 1991 में डेडवुड एसडी में मिडनाइट स्टार कैसीनो और रेस्तरां खोला। 61 उन्होंने प्रतिष्ठान का प्रबंधन करने के लिए फ्रांसिस और कार्ला कैनेवा को काम पर रखा और उनमें से प्रत्येक को 3.25% स्वामित्व दिया और उन्हें वेतन और बोनस का भुगतान किया। उन्होंने जुलाई 2004 में उनके रोजगार को समाप्त कर दिया और सौहार्दपूर्ण विघटन के लिए सहमत होने को कहा। जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो कॉस्टनर ने साझेदारी को भंग कर दिया और एक अकाउंटेंट को काम पर रखा, जिसने इसका उचित बाजार मूल्य $3.1 मिलियन निर्धारित किया। कैनेवास ने कॉस्टनर पर उस राशि के दोगुने के आधार पर उनके शेयर खरीदने या कंपनी को खुले बाजार में बेचने का मुकदमा दायर किया। वे निचली अदालत में जीत गए, लेकिन कॉस्टनर की अपील पर दक्षिण डकोटा सुप्रीम कोर्ट में हार गए। 62-63 कॉस्टनर 2020 में कॉस्टनर वुडी सीयर्स के नए ऑडियो एंटरटेनमेंट ट्रैवल ऐप हियर में सह-संस्थापक, पॉडकास्ट नैरेटर और निवेशक के रूप में शामिल हुए। कॉस्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों के लिए आईफोन सदस्यता ऐप द्वारा प्रदान की गई कुछ ऑडियो कहानियां सुनाते हैं, जो अपनी यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों, स्थानों और इतिहास के बारे में सुनना चाहते हैं। 64 परोपकार कॉस्टनर मिसौरी के कैंसस सिटी में राष्ट्रीय प्रथम विश्व युद्ध संग्रहालय के मानद बोर्ड में कार्यरत है। वसंत 2011 में उन्होंने संग्रहालय के लिए 2 रेडियो स्पॉट रिकॉर्ड किए, जो कैंसस सिटी रॉयल्स रेडियो नेटवर्क पर प्रसारित किए गए थे। 65 नैस्कर कोस्टनर को नैस्कर कप सीरीज के ऑटो क्लब 500 का औपचारिक ग्रैंड मार्शल नामित किया गया था, जो 25 फरवरी 2007 को कैलिफोर्निया स्पीडवे पर हुआ था। 66 2008 में उन्होंने नैस्कर मीडिया समूह और सीएमटी फिल्म्स के साथ मिलकर नैस्कर डॉक्यूमेंट्री द राइड ऑफ देयर लाइव्स का निर्माण करने में मदद की, जो उसी साल दिसंबर में रिलीज हुई थी। 67 कोस्टनर उस डॉक्यूमेंट्री के कथावाचक होंगे। इसके अलावा 2009 में उन्हें नैस्कर दिवस का प्रवक्ता नामित किया गया, जो 15 मई को हुआ था। अगले दिन 16 मई को वह और उनके देश के संगीत बैंड ने चार्लोट मोटर स्पीडवे के इनफील्ड में प्रदर्शन किया और साथ ही नैस्कर स्प्रिंट ऑलस्टार रेस की 25वीं रनिंग से पहले दूसरे वार्षिक विजय चैलेंज। लिखना 2015 में कॉस्टनर ने जॉन बेयर्ड, शोधकर्ता स्टीफन सी मेयर और चित्रकार रिक रॉस के साथ द एक्सप्लोरर्स गिल्ड ए पैसेज टू शंभाला नामक हाइब्रिड एडवेंचर उपन्यास और ग्राफिक उपन्यास का सहलेखन किया। 68 टिम फेरिस की पुस्तक टूल्स ऑफ टाइटन्स में कॉस्टनर ने एक अध्याय में सलाह दी है। अल्बर्टिना मैरी मेजरिनो बटा MEDRINO बटा, जन्म 7 फरवरी 1985, 1, 2, 3, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल अभिनेत्री के रूप में की थी। उन्होंने आंद्रे, व्हेन ए मैन लव्स ए वूमन, वाटरवर्ल्ड, कोरिना और एलिस इन वंडरलैंड जैसी फिल्मों में अभिनय किया। बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआती सफलता के बाद वह 18 साल की उम्र में 2004 की फिल्म नेपोलियन डायनामाइट में डेब के किरदार के रूप में अभिनय में लौटीं। 2004 से 2007 तक उन्होंने वेरोनिका मार्स में सिंडी मैकेंजी को चित्रित किया और 2014 की स्पिन-ऑफ फिल्म में चरित्र को दोहराया। उन्हें 2019 में 8 एपिसोड के चौथे सीजन में एक बार फिर से चरित्र निभाने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वह टीवी सीरीज बिग लव, ट्रू ब्लर और ग्रेज एनाटॉमी में भी दिखाई दी है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज लीजेंड्स में मैगी हैरिस की भूमिका निभाई है। बाद में वह टेलीविजन सीरीज स्कॉर्पियन में फ्लोरेंस की आवर्ती भूमिका में दिखाई दी। प्रारंभिक जीवन
मेजरिनो का जन्म कैलिफोर्निया के वेस्टलेक विलेज में हुआ था, जो लॉस एंजिल्स काउंटी का एक शहर है। उनके माता-पिता का नाम सारा और बॉब मेजरिनो है। एक, उनके पैतृक पक्ष में इतालवी वंश है। 4. मेजरिनो का एक बड़ा भाई केविन है, जिसके साथ उन्होंने एक रॉक बैंड द एएम प्रोजेक्ट बनाया है। 5. आजीविका। मेजरिनो ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1992 के सिटकॉम 6 से की थी, जिसका नाम कैंप वाइल्डर था। उनकी पहली फिल्म भूमिका 1994 की व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन में थी। इसके बाद उन्होंने पारिवारिक फिल्मों कोरिना और आंद्रे में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जो दोनों अगस्त 1994 में रिलीज हुईं। 7. उनकी अगली फिल्म 1995 की एक्शन फिल्म वाटरवर्ल्ड थी, जिसमें उन्होंने एनोला नाम की एक बच्ची का किरदार निभाया था। 8. उन्होंने 1999 की टेलीविजन फिल्म एलिस इन वंडरलैंड में शीर्षक भूमिका निभाई थी। एलिस के बाद उन्होंने शो बिजनेस से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अभिनय करना बंद कर दिया ताकि वह अपने बचपन को न चूके। मैं उन चीजों का अनुभव करना चाहती थी जो एक छोटा बच्चा अनुभव कर सकता है, और खुद को जानना चाहती थी, ताकि जब मैं वापस आऊं तो मैं एक अच्छा रवैया रखने के लिए पर्याप्त सख्त और मजबूत हो सकूं, अपना सिर सीधा रख सकूं और अपने परिवार के लिए सही फैसले ले सकूं। 9. वह 2004 की कल्ट फिल्म नेपोलियन डायनामाइट तक किसी अन्य फिल्म में नहीं दिखाई दी। 10. 2004 के बाद से उन्होंने यूपीएन की श्रृंखला वेरोनिका मार्स में कंप्यूटर प्रेमी सिंडी मैकेंजी के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। वह पहली बार शो के 8वें एपिसोड लाइक अ वर्जिन में दिखाई दी। वह थॉमस से उनकी एक किताब पर रिपोर्ट के लिए साक्षात्कार के दौरान मिली थी। 7. मेजरिनो शो के तीसरे और अंतिम सीजन में एक नियमित श्रृंखला बन गई। 11. वेरोनिका मार्स पर अपने समय के दौरान वह केबल टेलीविजन श्रृंखला बिग लव में वाटरवर्ल्ड को स्टार जीन ट्रिपलहॉर्न और साथ ही वेरोनिका मार्स के कलाकारों अमांडा सेफ्राइड और काइल गैलन के साथ एक आवर्ती भूमिका में भी दिखाई देने लगीं। 10. 2005 में वह रॉक ग्रुप लाइफहाउस के गीत ब्लाइंड के संगीत वीडियो में दिखाई दी। 12. उन्होंने 2009 में एबीसी के लिए एक टेलीविजन शो द डीप एंड के लिए फिल्मांकन शुरू किया। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल लॉ फर्म में एक नम्र, असुरक्षित प्रथम वर्ष की सहयोगी एडी फिशर की भूमिका निभाई। 13, 14, 15 केवल 6 एपिसोड प्रसारित होने के बाद शो रद्द कर दिया गया था। 16, 2011 में वह टेलीविजन पर लॉटीन और बोन्स में स्पेशल एजेंट जेनी शॉ की आवर्ती भूमिका निभाई। उन्होंने पिंक के स्किन परफेक्ट म्यूजिक वीडियो में भी अभिनय किया। 2012 में उन्होंने नेपोलियन डायनामाइट के एनिमेटेड टीवी संस्करण में देव के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। उन्हें एचबीओ टेलीविजन सीरीज ट्रू ब्लर के सीजन 5 में पिशाच मॉली की भूमिका निभाते हुए भी देखा गया था। फॉक्स शो रेजिंग होप में एक गर्भवती महिला के रूप में एक अप्रकाशित भूमिका, टैरो कार्ड्स नामक एक एपिसोड में और एबीसी सीरीज ग्रेज एनाटॉमी के सीजन 9 में इंटर्न डॉ हीथर ब्रूक्स की भूमिका। सीजन 10 के 2 भाग के प्रीमियर में उनके चरित्र को मार दिया गया था। 2014 में वे वेरोनिका मार्स फिल्म में अपने चरित्र मैक के रूप में दिखाई दी, जो कि किकस्टार्टर के माध्यम से प्रशंसकों द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना थी। 17 मेजरिनो को मैक की भूमिका को फिर से करने के लिए संपर्क किया गया था। 2022 में मेंटल के साथ एक साक्षात्कार में मेजरिनो चिंता से निपटने के बारे में बात करती है और कैसे चिकित्सा, ध्यान और सीमाएं निर्धारित करने से उसे अंतः आत्मप्रेम पाने में मदद मिली है। 19 फिल्मोग्राफी। डीन विलियम सेमलर AMACS जन्म 26 मई 1943, एक ऑस्ट्रेलियाई छायाकार और फिल्म निर्देशक है। 1, 2 अपने करियर के दौरान उन्होंने एक छायाकार, कैमरा ऑपरेटर, निर्देशक, दूसरी इकाई के निदेशक और सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। वह सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए AACTA पुरस्कार के 3 बार प्राप्तकर्ता और एक अकादमी पुरस्कार विजेता है। वह ऑस्ट्रेलियाई सिनेमेटोग्राफर्स सोसाइटी
ACS और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स AAC दोनों के सदस्य है। 3. 2002 में उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AM का सदस्य नियुक्त किया गया था। 4. जीवन और कैरियर। प्रारंभिक वर्षों। सेमलर का जन्म दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के रेनमार्क में हुआ था। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में उनका पहला काम एक स्थानीय टेलीविजन स्टेशन पर कैमरा ऑपरेटर के रूप में था। बाद में उन्होंने फिल्म ऑस्ट्रेलिया के लिए वृत्तचित्र और शैक्षिक फिल्में बनाना शुरू किया। वे ए स्टीम ट्रेन पासेस 1974, मूविंग ऑन 1974, लेट द बैलून गो 1976 और ए गुड थिंग गोइंग 1978 के सिनेमेटोग्राफर थे। 1980 के दशक। उनकी पहली फिल्म 1980 में स्टेपिंग आउट थी। ऑल मूवी ने केन क्विनेल के स्क्रीन प्ले के साथ फिल्म हुडविंक 1981 में उनके आश्चर्यजनक काम की प्रशंसा की। सेमलर मैड मैक्स 2 1981 के छायाकार भी थे। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक के रेगिस्तानों के सेमलर के विशाल मनोरम दृश्यों ने एक सूखी, धूल भरी, सर्वनाशकारी दुनिया को पूरी तरह से व्यक्त किया। 5 और उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। सेमलर ने द रोड वॉरियर की अनुवर्ती फिल्म मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 के लिए छायाकार के रूप में भी काम किया। सेमलर प्रशंसित ऑस्ट्रेलियाई मिनी सीरीज बॉडी लाइन 1984 के लिए भी छायाकार थे। 6. 1990 के दशक। 1989 में सेमलर को केविन कॉस्टनर की फिल्म डांस विद वुल्व्स 1990 के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम पर रखा गया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। सेमलर ने 1990 के दशक की शुरुआत में कॉमेडी सिटी स्लीकर्स 1991 और एक्शन फिल्म लास्ट एक्शन हीरो 1993 को फिल्माया। 1995 में सेमलर ने फिर से कॉस्टनर के साथ उनकी फिल्म वाटरवर्ल्ड पर काम किया। 1992 में सेमलर द पावर ऑफ वन के सिनेमेटोग्राफर थे। 2000 के दशक में सेमलर कई तरह की फिल्मों के छायाकार थे, जिनमें कॉमेडी 2000 की नटी प्रोफेसर 2, द क्लम्प्स और 2003 की ब्रूस ऑलमाइटी, एक्शन फिल्में 2002 की XXX और 2004 की द अलामो शामिल थीं। 2000 के दशक के मध्य में सेमलर फुटबॉल कॉमेडी द लॉन्गेस्ट यार्ड 2005 और जस्ट माई लक 2006 के छायाकार थे। 2006 में सेमलर ने मेल गिब्सन के साथ फिर से फिल्म एपोकैलिप्टो के लिए काम किया। सेमलर के कैमरा वर्क ने एपोकैलिप्टो में हरे भरे मेसोअमेरिकन जंगल की सुंदरता को व्यक्त किया। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 1971 जहां मृत व्यक्ति परे है कीथ गो जॉन रोड्स के साथ। माइकल जेटर बटा DITR बटा 26 अगस्त 1952 30 मार्च 2003 एक अमेरिकी अभिनेता थे। मंच और स्क्रीन पर अपने करियर के लिए जाने जाने वाले जेटर ने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए, जिसमें सनकी और दिखावटी से लेकर कमजोर और अप्रभावी तक की भूमिकाएं शामिल थीं। उन्होंने टोनी अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। उन्होंने 1990 से 1994 तक सिटकॉम इवनिंग शेड में हरमन स्टाइल्स का किरदार निभाया। जेटर का जन्म टेनेसी के लॉरेंसबर्ग में हुआ था। उन्होंने मेम्फिस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में अभिनय में अपना करियर बनाया। उन्होंने ब्रॉडवे में अपना पहला अभिनय संगीत में वंस इन ए लाइफटाइम 1979 में किया। उसके बाद GR पॉइंट में काम किया। संगीत में ग्रैंड होटल 1989 में ओटो क्रिंगेलिन की भूमिका के लिए उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार मिला। जेटर ने संगीत में असैसिन्स 1989 में ग्यूसेप जिंगारा का भी किरदार निभाया। जेटर को द फिशर किंग 1991 और द ग्रीन माइल 1999 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि मिली। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में जेलिग 1983, मिलर क्रॉसिंग 1990, सिस्टर एक्ट 2, बैक इन द हैबिट 1993, एयरबड 1997, माउस हंट 1997,
पैच एडम्स 1998, जुरासिक पार्क 3 2001, ओपन रेंज 2003 और द पोलर एक्सप्रेस 2004 शामिल है। वह 2000 से 2003 तक सेसम स्ट्रीट के एल्मो वर्ल्ड में दूसरे मिस्टर नूडल के रूप में भी दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेटर का जन्म 26 अगस्त 1952 को टेनेसी के लॉरेंसबर्ग में हुआ था। उनकी मां वर्जीनिया नी रेंस 6 मई 1927, 21 मई 2019 एक गृहिणी थी। उनके पिता विलियम क्लाउड जेटर 10 मार्च 1922, 1 मार्च 2010 एक दंत चिकित्सक थे। एक जेटर का एक भाई विलियम और 4 बहनें थीं, वर्जीनिया, अमांडा, एमिली और लोरी। 2 जेटर मेम्फिस स्टेट यूनिवर्सिटी अब मेम्फिस विश्वविद्यालय में एक छात्र थे जब उनकी रुचि चिकित्सा से अभिनय में बदल गई। उन्होंने सर्किट थिएटर और इसके बहन थिएटर, मिडटाउन मेम्फिस में प्लेहाउस ऑन द स्क्वायर में कई नाटकों और संगीत में प्रदर्शन किया। आजीविका। आयकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। अक्टूबर 2024। जेटर के दुखी लुक, अत्यधिक लचीलेपन और उच्च ऊर्जा के कारण टॉमी ट्यून ने उन्हें 1981 में ऑफ ब्रॉडवे नाटक क्लाउड 9 में कास्ट किया। 3 उनके अधिकांश काम विलक्षण, दिखावटी या डरपोक किरदारों को निभाने में विशिष्ट थे, जैसा कि द फिशर किंग, वाटरवर्ल्ड, फियर एंड लोथिंग इन लास वेगास, द ग्रीन माइल और ड्रॉप जोन में है। कभी-कभी जेटर अधिक विविध पात्रों के लिए प्रकार से हटने में सक्षम थे, जैसे कि उन्होंने जुरासिक पार्क 3, एयर बर और ओपन रेंज में चित्रित किया था। जेटर शायद द ग्रीन माइल में सजायाफ्ता अपराधी एडुआर्ड डेलाक्रोइक्स की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए बाकी कलाकारों के साथ नामांकित किया गया था। द फिशर किंग में जेटर ने एक अनाम बेघर कैबरे गायक की भूमिका निभाई और असीमित आत्मविश्वास के साथ स्क्रीन पर थिरकते हुए, जो एक विचित्र या कम से कम केवल हास्यपूर्ण भूमिका हो सकती थी, उसे कुछ महान यहां तक कि अदमे में बदल दिया। एक ऐसी फिल्म में जो बड़े अभिनय से नहीं डरती, जेटर किसी से भी बड़ा हो जाता है। 4 उन्होंने 2000 से 2003 तक सेसम स्ट्रीट पर मिस्टर नूडल के भाई मिस्टर नूडल की भूमिका भी निभाई। वह 1999 में टच्ड बाय एन एंजेल के एक एपिसोड में गस के रूप में दिखाई दिए, जो एक बीमा विक्रेता है जो लास वेगास में द मैन अपस्टेयर्स एपिसोड में आता है। 5 उनकी अंतिम 2 प्रस्तुतियां ओपन रेंज और द पोलर एक्सप्रेस फिल्मों में थीं। दोनों फिल्में उनकी मृत्यु के समय पोस्ट प्रोडक्शन में थीं और जब रिलीज हुई तो उनकी स्मृति को समर्पित थीं। 6-7 सेसम स्ट्रीट का सीजन 35 का प्रीमियर, द स्ट्रीट वी लिव ऑन नामक एक विशेष कार्यक्रम इसी तरह जेटर को समर्पित था। व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु। जेटर समलैंगिक थे और 1995 में उनकी मुलाकात अपने साथी सीन ब्लू से हुई थी। 2003 में जेटर की मृत्यु तक वे साथ रहे। ब्लू की 2020 में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जेटर HIV पॉजिटिव थे और उन्होंने 1997 में एंटरटेनमेंट टुनाइट पर एक साक्षात्कार में अपने निदान का खुलासा किया था। इसके बावजूद वे कई वर्षों तक स्वस्थ रहे। 8 जेटर ने 1990 में टोनी को स्वीकार करते हुए यह भी घोषणा की कि वे मादक द्रव्यों के सेवन से उबर चुके हैं। 9 30 मार्च 2003 को ब्लू ने जेटर को कैलिफोर्निया के हॉलीवुड हिल्स स्थित उनके घर में मृत पाया। उनकी उम्र 50 वर्ष थी। 10 ब्लू ने कहा कि जेटर की मृत्यु मिर्गी के दौरे के बाद जटिलताओं के कारण हुई। जेटर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को दान में दे दिया गया। 11 अभिनय श्रेय। डेनिस ली हॉपर 17 मई 1936, 29 मई 2010 एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। उन्हें मानसिक रूप से परेशान बाहरी लोगों और विद्रोहियों की भूमिका के लिए जाना जाता है।
उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से पुरस्कार अर्जित किए और साथ ही 2 अकादमी पुरस्कार, 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त किया। हॉपर ने सैन डिएगो में ओल्ड ग्लोब थिएटर और न्यूयॉर्क में एक्टर स्टूडियो में अभिनय का अध्ययन किया। हॉपर ने 1960 के दशक में एक विपुल और प्रशंसित फोटोग्राफी करियर भी शुरू किया। 1-2 हॉपर ने 1954 में पहली बार टेलीविजन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके तुरंत बाद वे 2 फिल्मों में नजर आए, जिनसे जेम्स डीन मशहूर हुए, रिबेल विदाउट ए कॉज 1955 और जाइंट 1956। इसके बाद उन्होंने गनफाइट एट द ओके कोरल 1957, द सन्स ऑफ कैटी एल्डर 1965, कूल हैंड ल्यूक 1967, हैंग एम हाई 1968 और ट्रू ग्रिट 1969 में अभिनय किया। हॉपर ने अपनी निर्देशन फिल्म की शुरुआत इजी राइडर 1969 से की, जिसे उन्होंने और उनके सहकलाकार पीटर फोंडा ने टेरी साउदर्न के साथ मिलकर लिखा था। इस फिल्म ने हॉपर को कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उन्हें मैड डॉग मॉर्गन 1976, द अमेरिकन फ्रेंड 1977, एपोकेलिप्स नाउ 1979, रंबल फिश 1983 और ब्लू वेलवेट 1986 जैसी फिल्मों में मानसिक रूप से परेशान बाहरी लोगों के रूप में अक्सर टाइपकास्ट किया गया। हुसियर्स 1986 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। उनकी बाद की फिल्म भूमिकाओं में ट्रू रोमांस 1993, स्पीड 1994, वाटरवर्ल्ड 1995 और एलिजी 2009 शामिल है। वह मरणोपरांत लंबे समय से विलंबित द अदर साइड ऑफ द विंड 2018 में दिखाई दिए, जिसे पहले 1970 के दशक की शुरुआत में फिल्माया गया था। 3-4 हॉपर के अन्य निर्देशन क्रेडिट में द लास्ट मूवी 1971, आउट ऑफ द ब्लू 1980, कलर्स 1988 और द हॉट स्पॉट 1990 शामिल है। उन्हें पेरिस ट्राउट 1991 में उनकी भूमिका के लिए सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में एचबीओ फिल्म डबल क्रॉस्ड 1991, 24-2002, एनबीसी सीरीज ई रिंग 2005 से 2006 और स्टारज सीरीज क्रैश 2008 से 2009 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हॉपर का जन्म 17 मई 1936 को डॉज सिटी, कंसास में मार्जोरी में नी डेविस, 12 जुलाई 1917, 12 जनवरी 2007, 5 और जे मिलार्ड हॉपर, 6, 23 जून 1916, 7 अगस्त 1982 के घर हुआ था। उनके पूर्वज स्कॉटिश थे। 7 हॉपर के 2 छोटे भाई थे, मार्विन और डेवी। 8 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवार कैंसस सिटी, मिसौरी चला गया, जहां युवा हॉपर ने कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में शनिवार की कला कक्षाओं में भाग लिया। जब वह 13 वर्ष का था, हॉपर और उसका परिवार सैन डिएगो चले गए, जहां उनकी मां ने एक लाइफगार्ड प्रशिक्षक के रूप में काम किया और उनके पिता एक पोस्ट ऑफिस मैनेजर थे, जिन्होंने पहले ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अग्रदूत, द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना बर्मा इंडिया थिएटर में काम किया था। 9-10 हॉपर को हेलिक्स हाई स्कूल में सफल होने की सबसे अधिक संभावना थी, जहां वह ड्रामा क्लब, भाषण और गायन में सक्रिय थे। 11 यह वहाँ था कि उन्होंने अभिनय में रुचि विकसित की, सैन डिएगो में ओल्ड ग्लोब थिएटर में अध्ययन किया और न्यूयॉर्क शहर में एक्टर स्टूडियो, उन्होंने ली स्ट्रेसबर्ग के साथ 5 साल तक अध्ययन किया। आजीविका 1954 से 1966, प्रारंभिक भूमिकाएं। अप्रैल 1957 में एबीसी टेलीविजन श्रृंखला कॉन्फ्लिक्ट के एक एपिसोड के लिए प्रचार फोटोग्राफ में 20 वर्षीय हॉपर अभिनेत्री कैरेन शार्प के साथ। बताया गया है कि हॉपर ने 1954 में जॉनी गिटार में एक बिना श्रेय वाली भूमिका निभाई थी,
लेकिन उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि जब फिल्म बनी थी तब वह हॉलीवुड में नहीं थे। 12 हॉपर ने जेम्स डीन, जिनकी वे बेहद प्रशंसा करते थे, के साथ रिबेल विदाउट ए कॉज 1955 और जायंट 1956 में 2 भूमिकाओं में फिल्म में अपनी शुरुआत की। सितंबर 1955 में एक कार दुर्घटना में डीन की मौत ने युवा हॉपर को गहराई से प्रभावित किया और इसके तुरंत बाद ही फिल्म फ्रॉम हेल टू टेक्सास 1958 में उनका अनुभवी निर्देशक हेनरी हैथवे के साथ टकराव हुआ। कथित तौर पर हॉपर ने हैथवे को हैथवे के निर्देशन में सहमत होने से पहले कई दिनों में एक दृश्य के 80 से अधिक टेक्स शूट करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार फिल्मांकन पूरा होने के बाद हैथवे ने कथित तौर पर हॉपर से कहा कि हॉलीवुड में उनका करियर खत्म हो गया है। 13 तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 28 जुलाई 1995 में इसकी रिलीजिंग डेट थी और 135 मिनट की रनिंग लेंथ हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ 172 से 175 मिलियन के बीच में इसका बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 264.4 मिलियन रहा है, जो कि एक तरह से इस मूवी को एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी हिट बनाती है। बाकी यूनिवर्स पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और बाकी ये अब एक तरह से अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ सकती है शायद, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बाकी और जानकारी आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना है। यदि आपको और भी किसी मूवी के बारे में पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।